हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आइए आज के क्लास में हम लोग कॉम्बो यानी सक्षमता परीक्षा 3 और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये दिए गए सारे टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और एकदम गणित मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा। जैसा कि आपको मैं प्रश्न का लेवल दिखा दूं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, फिर है प्रथम पूर्ण संख्या सम संख्या है तो आपके लिए है, और यहाँ प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जो बीपीएससी टीआरई 3 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और साथ ही साथ अभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, स्थानीय मान, 7 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, राष्ट्रीय पद्धति, ये सब कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आइए हम लोग एकदम जीरो से शुरू करते हैं गणित को। यहाँ जो टॉपिक है पहले ये आप जान लीजिए। प्रथम प्राकृत संख्या 1, प्रथम पूर्ण संख्या 0, प्रथम सम संख्या 2, प्रथम विषम संख्या 1, प्रथम भाज्य संख्या 4 और प्रथम अभाज्य संख्या 2 और प्रथम सम अभाज्य संख्या भी 2। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, आप इस सब का डिफिनीसन जानते हैं, डिफिनीसन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। तब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान, जातीय मान, विभाज्यता का नियम, संख्या पद्धति का सवाल, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और सन्निकट मान। पहला प्रश्न है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 बटा क्या हो जाएगा 2। ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे इस एग्जाम्पल पे एक प्रश्न भी बता रहा हूँ, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। तो कितने संख्या पूछा है 20, यानी n के जगह क्या रखेंगे 20, यानी n इंटू n प्लस 1 यानी 20 जोड़ 1 21 अब बटा 2, कट गया क्या आ जाएगा 210, आंसर आ गया। अगर कहेगा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, तो n के जगह क्या रखेंगे 50। तो सीधे आप याद रखिए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का, तो क्या कीजिएगा कि 10 को अगले उसके संख्या से गुना कर लीजिएगा, आप बट्टा 2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 55। और n रहेगा तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 1 नंबर, प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है। दूसरा प्रश्न आप ही लोगों के लिए, दूसरा प्रश्न, प्रथम सम संख्या क्या होता है, 0 या 1 या 2 या 4। अगला है प्रथम विषम संख्या, इसका भी जवाब आप ही लोगों को देना है। चौथा प्रश्न, 3 प्रश्न आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पे फिर संख्या पद्धति का एक अच्छा सवाल, अगर आए प्रश्न कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है n का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग, n के जगह क्या रखेंगे 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी 169। क्या आंसर होगा 169। अब अगर मैं बात करूं कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो कमेंट में आप लोग जवाब देंगे 4 नंबर प्रश्न मानकर। मैं क्या बोला फिर से समझिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा n का स्क्वायर। तो यहाँ पूछा है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग, यानी n के जगह क्या रखना है
12 रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 आंसर हो जाता है। तो n के जगह कितना दिया था, 20, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तो 20 गुना 20 जोड़ 1 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, आंसर क्या हो जाएगा 420। समझ गए होंगे। ये देखिए आजकल फॉर्मूले बेस पे यानी आपको सीधे n रखकर x रखकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्ट आप ये भी जान लीजिए और यहाँ सवाल का आप एक सवाल भी लगा लीजिए। अब मैं पूछूं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका जवाब 5 नंबर प्रश्न मानकर आप लोगों को कमेंट में देना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए। क्या कहा है, वर्गों का योग मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, ऐसे n तक। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए देखिए फॉर्मूला कैसे बनाइएगा। पहले n इंटू 1 बढ़ा दीजिए यानी जोड़ दीजिए, फिर 1 जोड़ दीजिए 2, अब बटा में 6 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। कैसे याद रखिएगा, प्रश्न अगर आए कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग, ये वर्ग हो गया, क्या होगा, तो सीधे आप क्या कीजिएगा, पहले n इंटू गुना 1 बढ़ाइए जोड़ दीजिए, फिर 1 बढ़ाइए यानी 1 में 1 और जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, अब बटा 6, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न था, टीजीटी में ये पूछा गया, यानी 9 to 10th में प्रश्न ये पूछा हुआ था, आप देख सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जब भी पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, n इंटू n जोड़ 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। क्या कीजिएगा, n इंटू n जोड़ 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 का क्यू जोड़ 2 का क्यू जोड़ 3 का क्यू जोड़ 5 का क्यू, तो n के जगह क्या रखेंगे 5, n इंटू n प्लस 1, तो n प्लस 1 6, अब बटा 2, इसका फिर स्क्वायर, तो 6 5 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 3 5 15, 15 का स्क्वायर 225, आंसर हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ बोला कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जो होगा वो होगा n इंटू n जोड़ 1 बटा 2 इसका स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का वर्ग। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखिए सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग नहीं है, ये है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। किसके, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू, देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला, इसमें कोई फॉर्मूला इसके लिए नहीं, हाँ दिख रहा है नहीं, 2n प्लस 1, ये गड़बड़ है। यहाँ देखिए शायद आगे प्रश्न होगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, हाँ आ गया, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। n इंटू, यहाँ पूरे अच्छे से बता देते हैं, n इंटू n जोड़ 1
इंटू 2n जोड़ 1 अब बटा 6। तो ये प्रथम प्राकृत संख्याओं के n तक के वर्गों का योग आपको मिल जाएगा। किसका? प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। और जो ये मैं लिखा था n इंटू n जोड़ 1 n जोड़ 2 अब बटा में 6, ये था प्रथम सम संख्याओं के वर्गों, प्रथम n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग था। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं प्रश्न। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इस डाटा को आप याद रख लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, 96 64, यानी 1 से 25 तक के बीच में 9 गो विषम संख्या अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसके पास दो ही गुणनखंड हो, एक और वह खुद। जैसे 5 हो गया, 1 से कटेगा 5 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, डिविजिबल होगा। जैसे 7 हो गया, 1 से कटेगा अपने आप से कटेगा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, वो सब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो 1 से 25 के बीच 9 गो, फिर 25 से 50 के बीच 6 गो, तो 9 6 15। 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होंगे? 15 गो। फिर कहेगा 50 से 75 गो के बीच, यानी 50 से 75 के बीच कितने? फिर से समझिए, यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। 9 6 6 4, ये 1 से 25 के बीच विषम संख्या कहेगो तो 9 गो। ये हो जाएगा 25 से 50 के बीच विषम संख्या कहेगो तो 6 गो। तो 1 से 50 तक विषम संख्या, इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15 गो। फिर ये हो जाएगा 50 से 75 तक विषम संख्या 6 गो। और फिर ये 75 से 100 तक विषम संख्या कहेगो तो 4 गो। तो 1 से 100 तक विषम संख्या कितने हो गया? तो इन सबको जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 9 6 15, 25 गो। तो प्रश्न अगर मैं दूं आपको 6 नंबर मानकर, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, विषम संख्या नहीं, सॉरी, विषम शायद अगर निकल गया हो तो अभाज्य संख्या कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। चलिए, प्रथम सम अभाज्य संख्या है। 6 नंबर आप लोगों के लिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब आ गया प्रश्न स्थानीय मान पर आधारित। 67 58 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा? 6758 में 7 का स्थानीय मान होगा 21 दही सैकड़ा 700, और जातीय मान किसी भी संख्या का पूछे वही हो जाता है, तो जातीय मान होगा 7। क्या पूछा है? योग। जोड़ दीजिए, 707 हो जाएगा आंसर। अगर अंतर पूछा होता तो घटा देते, तो 693 हो जाता आंसर। गुणनफल पूछा होता तो गुना कर देते, 4900 हो जाता। भागफल पूछा होता तो भाग दे देते, 100 हो जाता। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आप समझ गया स्थानीय मान और जातीय मान के टाइप का प्रश्न। देखिए, ये मैं कम समय में स्मार्ट वर्क क्यों करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप कॉन्सेप्ट को कम समय में कैचिंग करना सीखिए। साथ ही साथ रीजनिंग, साइंस और मैथ्स, ये तीनों चीज़ें, और करंट अफेयर्स इतने अच्छे से। करंट अफेयर्स में इसलिए अभी नहीं करा रहा हूँ कि जैसे एग्ज़ाम का डेट आता है तो उस टाइम में आप जब करते हैं तो आपके दिमाग में वो सेट रहता है, तो इसलिए अभी उस पर थोड़ा कम समय दे रहा हूँ। बाकी सभी परीक्षाओं के लिए गणित काम आएगा। अगर केवल सक्षमता बीपीएससी लिखा है तो ये गणित केवल उसी के लिए काम नहीं आता है। निम्नलिखित में 7 से विभाज्य संख्या है, तो 7 से विभाज्यता का नियम हम लोग कैसे जांच करते हैं? 21 स्थान के संख्या को 2 गुना करते हैं और बची हुई संख्या में से घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। 4 दूनी 8 आएगा, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो बताइए। 17 में से 8 जाएगा 9 5 1, ये 7 से नहीं कटेगा।
ये 7 से नहीं कटेगा, तो पहला आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, इकाई अंक 2 है तो डबल करेंगे तो 4, 167 में से 4 घटाएंगे 163 आएगा। 7 दूनी 14, 2 3 23, 7 से नहीं कटा, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 3 इकाई है 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 167 में से 6 घटाएंगे तो 161, 7 दूनी 14 और 2 1 7 3 21, 161 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 तो 2 1 7 3 21, 23 बार में, यानी ये 7 से विभाज्य है, बाकी कोई 7 से विभाज्य नहीं होगा। मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या अगर दी गई है उसके इकाई स्थान को 2 गुना कर लीजिए और बची संख्याओं में से, बची है 167, घटाइए उस संख्या को। यदि ये 0 आए या 7 का गुणज आए, क्या है 7 का गुणज, तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, जैसे पहला ऑप्शन उठाते हैं हम 6 1 0 5 2, तो इसमें पहले विषम संख्याओं के विषम स्थान पे संख्याओं को जोड़िए, इधर दाहिने तरफ से, किधर से, दाहिने तरफ से, तो 2 और 0 2, 6 2 8, 1 9, 9 हो गया। उसके बाद सम स्थान के संख्याओं को जोड़िए, दूसरे कलर ले लेता हूँ, सम स्थान के संख्या को जोड़ेंगे। पहले तो हमने ये संख्या उठाया 13 61 0 52, अब दूसरा कलर ले लिया मैंने, ठीक। तो पहले विषम संख्याओं के विषम स्थान पे संख्याओं का योग किया तो 6 2 8 1 9 आ गया। अब जो है सम स्थान के संख्याओं को जोड़ेंगे हम लोग, ये जो छूटा बचा हुआ है, फिर यहाँ, तो 5 3 8 1 9, दोनों का अंतर देखेंगे। अगर 0 आए या 11 का गुना जाए तो सभी संख्याएं 11 से वैसी संख्याएं विभाजित होंगी। तो ये तो पहले ही ऑप्शन में 0 आ गया, तो ये विभाजित है, बाकी कोई विभाजित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 1 मिलियन में कितने लाख होता है, यानी नेशनल को इंटरनेशनल में बोलना है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये मान लीजिए आपने लिखा 3 अंक दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 100 हज़ार मिलियन, तो ये तो इंटरनेशनल में हो गया। 1 मिलियन की बात का 1 मिलियन है। अब इसे आप इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, कितने लाख में 1 मिलियन, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 है ये आ गया 1 मिलियन, तो 3 अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ के फिर 2, तो ये 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर, 10 लाख के बराबर होता है। कैसे, देखिए ये 3 अंक छोड़ के कमा दिया, फिर 2 अंक छोड़ के, तो ये नेशनल सिस्टम में हो गया, यानी राष्ट्रीय पद्धति में। ऐसी संख्या को जब मैंने लिखा 2 4 2 6, तो 3 3 अंक छोड़ के कॉमा देना होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन, 1 मिलियन ये कितने लाख के बराबर है, 10 लाख के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को दर्शाता है। तो जब हम संख्याओं को 3 3 डिजिट छोड़ करके कॉमा दे, पहले 3 डिजिट अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, तो संख्याएं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को दर्शाती है। तो पहले 3 अंक, फिर 2 अंक 2 अंक, तो ये तो राष्ट्रीय पद्धति है। पहले 3 फिर 2 अंक, तो ये राष्ट्रीय पद्धति है। 3 अंक 3 अंक 3 अंक, 3 अंक छोड़ के कॉमा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को दर्शा रही है। सीटेट वाले हमारे जितने साथी हैं, KVS वाले ज़रूर ध्यान देंगे, और सक्षमता वाले। 1 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में
1 करोड़ को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहेंगे हम लोग? 1 करोड़ पहले लिखिए, 1 करोड़ हो गया। देखिए 3 अंक छोड़ के फिर 2 अंक छोड़ के फिर 2 अंक छोड़ के, तो ये 100, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, 1 करोड़ हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे 3 3 6 1 7, कितना हुआ? 7 को 0 हुआ, 3 अंक छोड़ के कॉमा, 3 अंक छोड़ के कॉमा, तो ये 1000 खत्म। ये कितना पे आ गया? 10 मिलियन। देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ को अंतर्राष्ट्रीय में कहा जाएगा 10 मिलियन। अगर आपका सब्सक्राइबर 10 मिलियन हो गया तो यानी समझिए कि 1 करोड़ आपके पास सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन आप लोग तो वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं, लाइक करते नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्टडी ज़रूर कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे सबसे आखिरी, जो मैं फ्रंट में दिया था, निकटतम यानी सन्निकट मान। तो 23 46 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा? तो सैकड़ा पूछा है तो दहाई का अंक देखिए। यदि दहाई का अंक 5 से छोटा हो, 5 से छोटा, तो बाकी सैकड़ा और हज़ार के अंक को जैसे का तैसे लिखिए और 0 0 लगा दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? 2300। यदि 5 या 5 से बड़ा दिखे, 5 या 5 से बड़ा, तो सैकड़े के स्थान वाले अंक में 1 बढ़ा लीजिए और 0 0 लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं प्रश्न दे देता है 6 6, तो यहाँ देखिए दहाई के स्थान पे 5 से बड़ा है तो सैकड़े के स्थान में 1 बढ़ाना पड़ता है, 0 0 हो जाता है आंसर। यानी 2366 2400 के पास है कि 2300 के पास, तो आप ऐसे ही पकड़ लेंगे कि ये तो 66 जो है 100 के पास है, 50 से ज़्यादा है। अब अगर मैं बात करूं कि 5 8 2 4 3 का निकटतम 1000 तक मान, सन्निकट 1000 तक, तब जब 1000 की बात की जाए तो आपको सैकड़े के स्थान का अंक देखना है, वही नियम लगाना है। 5 से अगर छोटा होगा तो ये 0 0 0 और 1000 10,000 की संख्या जैसे कि तैसे। अगर 5 से बड़ा होगा तो ये तीनों के तीनों 0 0 0 और ये एक संख्या बढ़ जाएगा 1000 वाला अंक, और ये संख्या ऐसे का तैसे। समझ गए होंगे आप लोग सन्निकट मान, नहीं तो फिर आगे भी कराऊंगा। अब इसमें कह रहा है कि 78,954 में 1000 है, तो बहुत सारे लोग 8 मार के निकल जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। कितने 1000 है? 78,000 है। कितने 1000 हैं? 78। आंसर क्या हो जाएगा? 78। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। 25,986 का 100 तक सन्निकट मान क्या होगा? 100 तक, ठीक। इसका जवाब सोच समझ के आप लोग दीजिएगा। और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप इस सेशन को देख रहे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।